Hello student, this is Shivani Chauhan. So I am assistant professor in Ganga Institute of Education. So आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटजीज में आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज की कैसे आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हो टीचिंग के लिए, कैसे पढ़ा सकते हो। सो बेसिकली हम उसमें फ्री 5 जो मेथड्स हैं, 5 स्ट्रेटजीज को देखेंगे। सिमुलेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड द टीम टीचिंग। ओके, तो इन 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डीप में, है ना। सारे टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमुलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। काफ़ी इजी है, पर अगर हम वर्ड पर जाएं तो वो थोड़ा आपके लिए अटपटा सा लगेगा। बेसिकली सिमुलेटेड मतलब क्या होता है, सिमुलेशन से रिलेटेड है ये। सिमुलेशन मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देना या फिर आपको कोई डमी चीज़ दिखा करके आपको रियल एस्पेक्ट के ज़रिए सिखाना ना, रियल एस्पेक्ट को सिखाना। जैसे आप देखते हो डॉक्टर्स जो करते हैं, नर्स जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सबसे पहले, तो वो एक डमी मटेरियल पर करते हैं ना। वीडियोस भी इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। तो ऐसे ही सिमुलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में भी। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों को पहले जब वो रियल एरेना में जाएंगे, रियल एरिया में जाएंगे पढ़ाने के लिए, इंटर्नशिप करेंगे, उससे पहले बच्चों को बीएड क्लासरूम्स में क्या समझाना, क्या दिखाना कि कैसे आप पढ़ाओगे, है ना। तो सिमुलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, इट इज़ वाइडली यूज इन नर्सिंग, मेडिकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। जहाँ पे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, प्रोफेशंस आ जाते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होता है। क्योंकि अलाउ करता है लर्नर्स को कि वो क्या करें, टू प्रैक्टिस प्रोसीजर सेफली बिफोर परफॉर्मिंग दैम ऑन रियल पेशेंट, है ना। कि रियल पेशेंट से परफॉर्म करने से पहले वो प्रैक्टिस कर लें, कुछ डमी मटेरियल्स पर प्रैक्टिस कर लें सेफली। ओके, तो इसलिए ही टीचिंग, आप जब टीचिंग एरिया में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, मतलब जहाँ पर आप पढ़ाओगे, उससे पहले आपको बीएड कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ाना है। टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे आप किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फिर बताने के बाद जब आप खुद करके देखोगे, जहाँ पे आपके रियल, आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो पीयर ग्रुप है वो होंगे, उन्हीं को ही आप पढ़ाओगे, तो वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा। जैसे आपने लो जो करते हैं उनको भी देखा होगा, है ना। तो लो करने से पहले कि वो बिफोर कमिंग टू दैट कोर्ट और ऐसा एरिया, उससे पहले क्लासरूम में ही उन्हें क्या सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें डिस्कशंस करनी है, कैसे डिबेट करनी है, कैसे उन्हें अपनी बात रखनी है। तो ऐसे ही टीचिंग में भी कराया जाता है। सो इट फॉलोज द सेम प्रिंसिपल एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मैथड में किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। पर इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा जाता है लर्निंग के लिए, है ना। वो रियल एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको बोल दिया कि आपको क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चों को, अपने ही क्लासमेट्स को, तो आपको क्या लगता है वो शोर करेंगे, है ना। वो तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, उनको पता होगा कि आप उनके क्लासमेट हो, वो अच्छे से आपको सुनेंगे क्योंकि उनको भी करना है वो चीज़। ओके, आपकी बात सुनेंगे, तो वो क्या है, एक आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। बट जैसे आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में क्या देखोगे, स्कूल में थोड़ी बच्चे आपकी बात मानेंगे, वो तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो आर्टिफिशियल यहाँ पे और कंट्रोल एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है सिमुलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग में। सो मीनिंग ऑफ सिमुलेशन की बात करें तो सिमुलेशन रेफर्स टू द क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल और रियलिस्टिकली इमिटेटेड सिचुएशन। ओके, कि आपको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करनी है जो कि रियल लाइफ कंडीशन से बिल्कुल मैच खाए, है ना, बिल्कुल मैच करे। सो ये लर्नर्स को अलाउ करती है कि वो अपने स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके, अपने डिसीजंस ले सके। ओके, कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट रिस्क। ओके, तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं बिना किसी रिस्क के, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा। ओके, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं सिमुलेशन से। सो नर्सिंग की बात करें तो स्टूडेंट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स ऑन डमीज, है ना, मैनिक्यून्स, और दैट इज मॉडल, मोक वाट और सिमुलेशन लैब, इन सब के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो स्किल्स आर परफेक्टेड इन अ कंट्रोल, वहाँ पे कंट्रोल और सेफ एनवायरनमेंट रखा जाता है उससे पहले कि वो रियल एनवायरनमेंट में जाकर के रियल पेशेंट को चेक करें। इट इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसके लिए, जिसमें एक्यूरेसी चाहिए, जिसमें सेंसिटिविटी चाहिए, और जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो की आइडिया की बात करें, सिमुलेशन इमिटेट्स
reality so that learners can practice safely and confidently. So सिमुलेशन में क्या होता है, इमिटेट करते हो रियलिटी से, रियलिटी की नकल करते हैं यहाँ पर, ताकि वो प्रैक्टिस, ताकि जो लर्नर्स वो प्रैक्टिस कर ले रियल उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में. ओके. सो स्टूडेंट, मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स ऑफ सिमुलेशन. सो इट बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस. सो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. आप एक रियल एरिया में जाओगे, उससे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही, साथ के साथ आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे भी, है ना, कि जो भी गलतियां हैं वो आप उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ही कर लो, फिर उनको सुधार सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. सिमुलेशन इज एक्सपीरियंशियल. स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग. ओके. तो खुद करके सीखते हैं बच्चे. एक्सपीरियंशियल होता है. ओके. सो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट और करेक्ट करते हैं खुद को अगर कोई गलतियां होती हैं उससे. सो अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन एक्शंस एंड डिसीजन. सो बेसिकली जो भी आपके एक्शंस है और जो भी आप डिसीजन लेते हो कि मैं आज ऐसे पढ़ाऊंगा, ये तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, तो उस पर आप फीडबैक ले सकते हो और अपने आप को सुधार सकते हो. इम्प्रॉपर इंजेक्शन टेक्निक और इनकरेक्ट सीपीआर पाथ, ये डेप्थ, ये सारी यूज करके. ओके. सो आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को. बच्चे खुद की परफॉर्मेंस को सही कर सकते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है क्योंकि डिफरेंट आइडियाज आते हैं दिमाग में. एक कॉन्फिडेंस तो हाई रहता ही है, साथ के साथ आप ज़्यादा हेजिटेट भी नहीं होते क्योंकि आपके दोस्त ही होते हैं क्लासरूम में. सो लर्नर्स टू रियल लाइफ चैलेंजेस such as emergencies, communication needs, and prioritization and quick decision making. Skills essential in nursing and clinical care, या फिर आप टीचिंग भी बोल सकते हो. ओके. सो टीचिंग, लॉयर, इन सब जगह पे जहाँ पर भी प्रोफेशन की ज़रूरत है वहाँ पर सिमुलेशन मेथड अगर यूज़ करोगे तो वहाँ से आप अपने रियल लाइफ चैलेंजेस को भी देख सकते हो, है ना. क्या चीज़ें आपको इमरजेंसी में चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, आप नहीं देखा होगा आपने वैसे तो, बट जैसे आप टीचिंग एरिया में जाओगे या फिर आपने क्लास में ये फील करा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर से जो टीचर प्रिपेयर नहीं करके आती है. तो वो क्या जवाब देती है उसका कि मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा तो नहीं बोलती है, बट ये तो बोलती है कि हम आगे की क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होती. तो वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कराने के लिए कि आपको क्या जवाब देना है उस एनवायरनमेंट में, तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करे जाते हो सिमुलेटेड टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग के जरिए. इट हेल्प्स लर्नर एम्पथाइज विद रियल लाइफ सिचुएशन. ओके. तो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे उन्हें डील करना है, जैसे पेन, एंग्जाइटी, कम्युनिकेशन बैरियर, तो ये सारी चीज़ें अगर उनके दिमाग में आएंगी, ओके, तो उन सब चीज़ों से कैसे उनको डील करना है. सो लर्नर अंडरस्टैंड रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी, की जो बच्चे हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनको उन सब चीज़ों की भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. ओके. सो अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशंस क्या है सिमुलेशन के, तो सबसे पहले तो इट अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे रियल लाइफ सिचुएशन. तो यहाँ पे पोर्ट्रे करा जाता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है सब कुछ, तो आप ये बोल सकते हो कंट्रोल्ड होता है, तो ज़्यादा आपको दिक्कतें आती नहीं हैं, है ना. तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है यहाँ पर आपको एक एरेना क्रिएट कर दिया जाता है जो कि आर्टिफिशियल होता है. सिमुलेटेड डमीज एंड इक्विपमेंट्स आर एक्सपेंसिव. तो अब जिस पे आप करोगे तो वो एक्सपेंसिव तो होगा ही, है ना. तो सिमुलेशन लैब और दैट इज मॉक वार्ड्स और कंप्यूटराइज मॉडल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट. सो मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और ट्रेन स्टाफ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन जो होता है. तो लिमिटेड बजट में तो हो ही नहीं सकता. ओके. सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम आ जाते हैं सिमुलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग पे. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ पावरफुल instruction strategy that encourage learners to think freely, generate ideas rapidly, and explore multiple possibilities without fear of judgment. तो brainstorming क्या है स्टूडेंट? brainstorming it means कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है कैसे, जहाँ पर बच्चों को एक क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व करा जाता है. बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग में कैसे, कि आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दे दोगे या फिर उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनके वो क्या डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं, क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं वो सोच सकते हैं. ओके. तो आइडियाज़ उनके मन में, उनके दिमाग में जो जल्दी से आएंगे और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होगी, है ना, कि वो कोई भी डरे बिना, बिना किसी जजमेंट के उनसे उनका आंसर पूछना है. आंसर मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछने हैं. तो डिफरेंट जो आइडियाज़ बच्चों के मन में आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिकली अगर हम मतलब देखें तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दे दो, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे उसका क्या पॉसिबल आंसर दे सकते हैं
वो ज़रूरी नहीं है करेक्ट होगा, बट बिना किसी जजमेंट के आपको उनके आंसर्स को डील करना होता है। ओके, सो इट वाइडली यूज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों की सोच को क्या करते हो, और भी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ में एनहेंस करते हो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रुप लर्निंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम में, हर बच्चे के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो लिए जाते हैं, और फिर एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला जाता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब देखिए तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्पॉन्टेनियसली प्रपोज आइडियाज, आंसर्स और सोल्यूशन रिलेटेड टू अ टॉपिक और प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप क्या मतलब निकाल सकते हो, तो डिफरेंट आपके व्यू पॉइंट्स आएंगे, डिफरेंट आपके जवाब आएंगे, है ना, आंसर्स आएंगे। आप कुछ, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो वही एक तरह से ग्रुप एक्टिविटी जहाँ पर हम यूज करेंगे, तो वही क्या है, वही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपके ब्रेन में स्टॉर्म लाना मतलब एक तूफान। तूफान कैसे आएगा? जब आप डिफरेंट आइडियाज सोचोगे। ओके, सो ऑल आइडियाज गुड, बैड, अनयूजुअल, सभी तरह के आइडियाज एक्सेप्टेड हैं, पहले एक्सेप्ट करा जाता है। क्रिटिसिज्म नहीं करना, नहीं आपने तो बहुत गलत बोला है, नहीं आपसे तो नहीं पूछा था मैंने, तो ये सारी चीजें नहीं करनी होती है आइडिया जनरेशन फेज में। तो पहले क्वांटिटी पे फोकस करता है, उसके बाद क्वालिटी पे, कि जो रिलेटेड है आपके टॉपिक से, उन सब चीजों को आप लोगे, रिफाइन करोगे और डिस्कशन करके कंक्लूजन की तरफ पहुंचोगे। ओके, तो एक डेमोक्रेटिक मेथड क्यों है? क्योंकि हर बच्चे के व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, हर बच्चे का सोल्यूशंस जो है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने की क्लासरूम में। ओके, और पर्पस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का? तो एक क्रिएटिव एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जहां पर आप ये देखते हो कि कोई भी एक प्रॉब्लम बच्चों को दे दोगे और उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में आप पूछोगे ना, तो आपकी सोच को फैलाया जा रहा है, आपकी माइंड को डेवलप करा जा रहा है ना, क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर डेवलप की जा रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो थ्रू डिफरेंट आइडियाज, थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस। ओके, और प्रायर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें। तो प्रायर नॉलेज को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, कि आपने जो पहले से सीखा है इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं आपसे बोल दूंगी, आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का नहीं पता था, तो मैं आपसे पूछूंगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो आप अपनी नॉलेज को, जैसे ब्रेन का मतलब दिमाग है, स्टॉर्म का मतलब आप बोल सकते हो तूफान है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ होगा, है ना, उससे रिलेटेड मिलके ही बना होगा। तो ऐसे करके अपनी प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज के थ्रू आप बताओगे। ओके, तो ये पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ाता है ना, क्योंकि सभी बच्चों को यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। सो एक्सप्लोर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, क्योंकि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं हर बच्चे से, तो ये लर्नर्स को हेल्प करता है कि वो देखें कि उन्होंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, क्या इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो हेजिटेशन को तो बिल्कुल खत्म ही करता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है थ्रू द ब्रेन। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस के बारे में बात करें, स्टेप्स क्या हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, तो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। प्रिपरेशन, दैट इज द ओरिएंटेशन, आइडिया जनरेशन फेज, and the third one is evaluation या फिर screening of ideas, and the fourth one is the selection and application. So first is the preparation या orientation। यहाँ पर टीचर इंट्रोड्यूस करती है टॉपिक को क्लियरली, कि क्या टॉपिक है, क्या आपसे वो पूछना चाह रही है, क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को रूल्स बता दिए जाते हैं कि यहाँ पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, आप कोई भी आइडिया सोच सकते हो, आपके बारे में कुछ भी जजमेंट नहीं करी जाएगी। कोई एक आप टाइम लिमिट लगा सकते हो, जैसे 5 मिनट में आपको बताना है। ओके, तो ये सारी चीजें आप बच्चों को बता दोगे, रूल्स बता दोगे, और फिर मोटिवेट करोगे क्लास को कि ओपन थिंकिंग अलाउड है, बच्चा जो भी सोचेगा उससे रिलेटेड वो सब कुछ अलाउड है। ओके, सो लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जैसे टीचर ने पूछ लिया कि जो भी वाटर पोल्यूशन के कॉजेज हैं बताएंगे बच्चे, तो बच्चे खुद अपने दिमाग में कुछ कुछ चीजें सोचेंगे और फिर टीचर को बताएंगे। ओके, सो आइडिया जनरेशन फेज, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रीली सोच सकते हैं आइडियाज, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती उनके ऊपर। टीचर हर आइडियाज को लिखेगा, या फिर किसी बोर्ड पे, चार्ट पे, या फिर स्मार्ट बोर्ड पे। ओके, कोई कमेंट, कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा यहाँ पर, बस बच्चों के आइडियाज फ्रीली लिए जाएंगे बिना किसी जजमेंट के। सो थिंकिंग इज एनकरेज टू बी वाइल्ड, इमेजिनेटिव एंड ब्रॉड। ओके, तो थिंकिंग यहाँ पर एक तरह से ब्रॉड तरीके से, इमेजिनेटिव तरीके से ली जाएगी। तो दिस इज अ हार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हार्ट क्यों है ब्रेनस्टॉर्मिंग का? क्योंकि यहाँ पर आइडिया जनरेशन फेज है ये, तो यहाँ से ही रिलेटेड है क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग। टीचर ने तो दे दिया, टीचर ने तो बता दिया अपना
जो भी क्वेश्चन है वो बता दिया। अब बच्चे जब सोचेंगे नहीं तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे हो पाएगी? तो हार्ट है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जहाँ से आप एप्रोप्रिएट तरीके से इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो इवैल्यूएशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, अब यहाँ पर आप इवैल्यूएशन करोगे, ऐसा नहीं आप ये बोलोगे ये गलत है ये सही है, आप रिव्यू करोगे आइडियाज को। ओके, तो सिमिलर आइडियाज उनको ग्रुप कर दोगे। जैसे कुछ बच्चों ने जैसे वाटर पोल्यूशन के जो रीजन पूछे थे टीचर ने, तो बोल देंगे कि जो प्लास्टिक्स है उनकी वजह से। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्लास्टिक्स बोला होगा, तो उनको ग्रुप एक 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 ग्रुप बना लोगे उन सबका। ओके, अनरियलिस्टिक और इरेलीवेंट आइडियाज़ को एलिमिनेट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, उन्हें हटा दोगे और यूजफुल आइडियाज़ को ले लोगे लिस्ट में। ओके, तो टीचर स्टूडेंट को गाइड करेगा बट स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली। ओके, टीचर गाइड करेगा स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों के जो आइडियाज़ हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो उनके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी ना। वो देखेंगे कि अच्छा मेरा इस तरह से गलत हो गया शायद, और अच्छा हम लोगों ने तो सेम बताया। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग बिगिन होगी यहाँ से। एंड आफ्टर दैट इज द लास्ट प्रोसेस, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। सो बेस्ट आइडियाज़ और सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और स्टूडेंट्स को डिस्कस करने के लिए बोल दिया जाएगा हाउ दे कैन बी अप्लाइड। ओके, स्टूडेंट डिस्कस हाउ दे कैन बी अप्लाइड, कि कैसे वो अप्लाई हो सकता है, वो जो अपने पॉइंट्स लिए थे वो सारे, और फाइनल डिस्कशन, सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बना दिया जाएगा। जैसे वाटर पॉल्यूशन किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है, तो डिफरेंट जो आए होंगे कॉन्सेप्ट। जैसे कि किसी बच्चे ने बोल दिया होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ भी अनरिलेटेड सा कॉन्सेप्ट, कुछ भी अनरिलेटेड सा एग्जांपल ले लिया होगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। कुछ बच्चों ने बोला कि ये जो हम वाटर में पॉलीथीन्स होती हैं, पॉली बैग्स होते हैं, या फिर जो गलत चीज़ें बोल सकते हो कि हम कचरा फैला देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दोगे, बता दोगे कि ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, किसके पॉसिबल रीजंस है वाटर पॉल्यूशन के। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कनेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग विद रियल लर्निंग आउटकम्स, कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी उसका क्या आउटकम निकला, उस चीज़ को दर्शाता है लास्ट स्टेप। ठीक है, समझ में आया? सो द नेक्स्ट वन इज अ टीचर्स रोल इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो टीचर का क्या रोल है? टीचर का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर ही कोई चैप्टर को समझाने के लिए, फिर कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों के आगे एक प्रॉब्लम को या फिर एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करती है। सो क्रिएट्स एन ओपन एंड नॉन जजमेंटल एटमोसफियर, क्लैरिफाई द टास्क और प्रॉब्लम, कि जो भी टास्क है या फिर जो भी प्रॉब्लम उन्हें करनी है तो उससे पहले उसको क्लैरिफाई भी करेंगे, क्लियर भी करेगी टीचर ही। और बच्चों को एनकरेज भी करना है, बच्चों को बढ़ावा भी देना है कि कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे होते हैं क्लास में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सभी बच्चों को एनकरेज करना। सो रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज आइडियाज, तो क्या आइडियाज होंगे वो सब काम भी तो रिकॉर्ड कौन करेगा? टीचर करेगी। सो इवैल्यूएशन एंड समराइजेशन भी करेगी कि क्या सही कॉन्सेप्ट यूज करे हुए हैं, क्या नहीं यूज करा हुआ है, उन सबको एलिमिनेट करेगी और जो यूज करे उनको सबको लिखेगी, राइट डाउन करेगी, उनको एक ग्रुप में लिख लेगी। और फिर एक डिसिप्लिन हो क्लासरूम में इस सबके बीच, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी आप कराते हो, अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें भी क्रिएट करने के लिए कि डिसिप्लिन और स्मूथ फ्लो कैसे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए में टीचर की ज़रूरत होती है। सो लर्नर का क्या रोल है? जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, तो उनको फ्रीली बिना किसी डरे उनको सोचना होता है, क्रिएटिवली सोचना होता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस उनके मन में आ सकते हैं। ओके, और आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली शेयर करे, डरे बिना डरे, और रिस्पेक्ट करे अदर्स कंट्रीब्यूशन, की जो बच्चे दूसरे बच्चे बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हंसने लग जाओ, कुछ भी करने लगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेट करना है रिफाइनिंग आइडियाज़ में, और कोलैबोरेट एंड को कंस्ट्रक्ट करना है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एडवांटेज क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का? सो प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सब चीज़ों को एनकरेज करती है, इस सब चीज़ों को प्रमोट करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन को, कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे, डिफरेंट तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, साथ के साथ उनको मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर आप बिना जजमेंट के बच्चों से सॉल्यूशंस लेते हो। ओके, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट तरीके से डाइवर्स व्यू पॉइंट्स बच्चों से लिए जाते हैं, तो वो एक्सप्रेस करना आगे की लाइफ में वो बहुत अच्छे से जान जाते हैं। डेवलप करना टीम स्पिरिट को, कि कैसे वो एज अ टीम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो एज अ टीम कैसे काम कर सकते हैं, आपको कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है। और आपका जो पूर्व ज्ञान होता है, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान होता है, उसको उसको रिप्रेजेंट करने में
उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स की, आप कैसे बातचीत करोगे, कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करोगे, उन सब चीज़ों से आपकी जो बातचीत करने की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और मल्टीपल सॉल्यूशंस तो जनरेट करने में हेल्प ही करता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर ही आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो सोचने होते हैं ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, सो लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अबव एवरेज होते हैं, वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं क्लासरूम में, बाकी जो बच्चे होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ओके, सो मे प्रोड्यूस इररेलेवेंट और सुपरफिशियल आइडियाज़। तो कुछ आइडियाज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे रिलेटेड ही नहीं होता टॉपिक से, तो टीचर को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो इररेलेवेंट और सुपरफिशियल आइडियाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर लार्ज ग्रुप है तो। ओके, और यहाँ पर आपको स्किल्ड फैसिलिटेटर चाहिए जिसको पता हो एटलीस्ट किसके बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, ऐसा हमें फैसिलिटेटर चाहिए। तो एक स्किल्ड फैसिलिटेटर होना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड भी हो और जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी, और बच्चों को कैसे शांत कराना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानता हो। तो हर टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं है, रिक्वायरिंग फैक्चुअल प्रिसीजन, तो नॉट सुटेबल फॉर टॉपिक्स रिक्वायरिंग, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो अब इसमें तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्यों मनाया जाता है, तो इसमें भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही रीज़न है उसके लिए, है ना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते हो। ओके, सो एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सोशल साइंस, लैंग्वेज, टीचिंग, लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी यूज़फुल है, क्योंकि आप डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हो, बच्चों से डिफरेंट पॉसिबल आउट सॉल्यूशंस लेकर के पढ़ा सकते हो, लाइफ स्किल्स सिखा सकते हो, है ना, जीवन में उन्हें क्या क्या चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा सिखा सकते हो। साइंस में आप यूज़ कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग को। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन की एक एग्जाम्पल की बात ही की थी। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट और लर्नर सेंटर्ड लर्निंग को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चों को ध्यान केंद्रित ये कराया जाता है, ध्यान केंद्रित करके, कि बच्चे सीख सके अपने ही आइडियाज से, वो फिर अच्छे से याद रख पाएंगे। ओके, बच्चे अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करें, इस चीज को यहाँ पर यूज करा गया है। सो गुड टूल है इंट्रोडक्टरी लेसन के लिए। जो इंट्रोडक्टरी लेसन हैं, डिस्कशन करने में या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग करने में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप बच्चों को भी पार्टिसिपेट करा सकते हो क्लासरूम में, कि क्या उसके बेटर आप डिसीजंस ले सकते हो, क्या रूल्स बना सकते हो, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आप उनकी क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करोगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या है, ये मोस्ट कॉमनली मेथड है जो कि मैं भी कर रही हूँ। लेक्चर मेथड ये एक तरह से, ये यहाँ पर क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन होती है फैक्ट्स की, आइडियाज की, या फिर कोई भी यूनिट की, कोई भी इंफॉर्मेशन की जो टीचर देती है, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का काम होता है सुनना और फिर नोट्स लेना। जैसे हम क्लासेस में देखते थे कि पहले टीचर पढ़ाती थी ब्लैक बोर्ड पे, चैप्टर को पढ़ा देती थी, साथ ही साथ फिर आपको होमवर्क भी करा देती थी, है ना, या फिर आपको ये बोली थी ये नोट्स आपके हैं, ये आप लिख लो, साथ के साथ नोट करा दिया करती थी। तो यही लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर एक्सप्लेन फैक्ट, है ना, फैक्ट, प्रिंसिपल्स, रिलेशनशिप टू द स्टूडेंट, अंडरस्टैंड द कंटेंट, कि आप समझ सको कंटेंट को, आप टॉपिक को समझ सको, इस वजह से आपको एक ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बोल करके सिखाती थी, बोल करके आपको पढ़ाती थी। ओके, तो यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव लिसनर होता है, स्टूडेंट का काम सिर्फ सुनना होता है, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्टूडेंट बस टीचर की बात सुनता है। टीचर कॉन्टिन्यूसली बोलती रहती है और स्टूडेंट को वहाँ पर सुनना होता है जो वो बोल रही है, लिखना होता है, और नोट्स लिखने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट बनाने होते हैं। सो स्टूडेंट रियरली कन्वर्ट्स विद द टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना, जब लेक्चर दे रहे होते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए वो बोल सकते हैं अगर टीचर बीच में पॉज ले रही है तो। ओके, सो वन वे मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे मिनिमल इंटरेक्शन है दोनों, मतलब टीचर और स्टूडेंट्स की। और प्रोफेशनल एजुकेशन में जैसे नर्सिंग, या फिर अगर आप बात करो टीचिंग, है ना, या फिर अगर हम बात करें डिफरेंट तरह में, वहाँ पर हम मॉडिफिकेशन, सेवरल मॉडिफिकेशन में भी यूज है ना, आप डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपने चार्ट भी दिखा दिया लेक्चर मेथड और
को यूज करके ना, आपने चार्ट दिखा दिया, आपने कुछ मटेरियल्स दिखा दिए, तो वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। ओके, सो लेक्चर मेथड इज अ फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर। तो फॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको पढ़ाती है, फैक्ट्स बताती है और बच्चों को सुनना होता है, लिखना होता है। ओके, प्रेजेंटिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको सिर्फ जो फैक्ट है वही लिखने हैं तो वहाँ पर आप नॉर्मली टीचर जो लेक्चर दे रही है उसके थ्रू आप लिख सकते हो। ओके, एक्सप्लोर करने में, अप्लाइड फॉर एक्सप्लोरिंग प्रॉब्लम्स। ओके, जो जैसे आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो उन चीज़ों से रिलेटेड। तो इसकी सिंप्लिसिटी के कारण ये आज तक भी डोमिनेंट इंस्ट्रक्शन मेथड रहा है और डिफरेंट टीचर्स आज भी इस आप बोल सकते हो कि इस सेंचुरी 21st सेंचुरी में भी लेक्चर मेथड को यूज करा जाता है। ओके, सो मेरिट्स की बात करें तो इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग है। इसमें आपको एक क्लासरूम चाहिए, बच्चे टेबल पे, बच्चे सॉरी दैट इज बेंचेस पे बैठ जाएंगे, एक ब्लैक बोर्ड चाहिए और चौक चाहिए या फिर एक मार्कर चाहिए, बस, है ना। तो टीचर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में कवर कर सकती है, सिलेबस बहुत जल्दी हो जाता है लेक्चर मेथड के जरिए। लेस प्रिपरेशन एफर्ट चाहिए क्योंकि आपको कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको लेक्चर देना है, जो लिखा हुआ है उसी चीज को पढ़ के बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इजीली दी जा सकती है, कॉम्प्लेक्स डेमोन्स्ट्रेशन और मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती है। इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, उनको यूज कर सकते हो आप लेक्चर मेथड के जरिए, हाईलाइट कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और की आइडियाज को, और कॉन्फिडेंस आता है एंड सिक्योरिटी टू द टीचर, है ना। तो एक टीचर का कंट्रोल बना रहता है यहाँ पर। टीचर कंट्रोल द फ्लो ऑफ टीचिंग, कंट्रोल बनाता है कि सिर्फ टीचर को बोलना होता है यहाँ पर, है ना। सो मिनिमाइज इंटरप्शन, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन बहुत कम की जाती है। जैसे कुछ टीचर्स आपने सुना होगा, जब आप पढ़ाते थे आपको तो बोलते थे बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब मैं रुक जाऊंगी, जब मैं बोलूंगी कि आप बोलोगे तभी आपको बोलना है। तो वही है एक आप बोल सकते हो वही एक एग्जाम्पल है बेस्ट लेक्चर मेथड का। ओके, तो डिस्ट्रक्शंस नहीं होते, कंट्रोल एनवायरनमेंट होते, टीचर आपको बोल देते कि आपको नहीं बोलना है जब तक मैं नहीं बोलूंगी बोलने के लिए। ओके, सो डीमेरिट्स की बात करें तो लिमिटेड स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही लो होता है, वहाँ पे वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट पे बेस नहीं होते, बस टीचर अपना जो करा दिया वही चीज करा के चली जाती है, यहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डज नॉट टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग, की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है टीचर क्या पढ़ा रही है, तो वो कैसे बोलेगा टीचर को, है ना। एक बार बोल देगा, दो बार, बट आप उसको रियल लाइफ में नहीं समझा पाओगे, है ना। क्रिटिकली और सॉल्व इश्यूज में आप नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट टू चेक अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो टीचर इजीली कैनॉट इजीली जज व्हेदर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग, है ना। जैसे आपने देखा होगा, आपने खुद ने महसूस करा होगा कि टीचर पढ़ा रही होती है और आप ऐसे लटके ले रहे होते हो ना, सो जाते हो या फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। सो इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, उन सब चीज़ों को, डिफरेंस को इग्नोर करके यहाँ पर सभी बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, कि आपको ये नहीं देखा जाता कि बच्चे किस पेस से पढ़ सकते हैं, किस क्षमता से पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें, बच्चों का इंटरेस्ट और एबिलिटीज नहीं कंसिडर की जाती हैं। सो लो रिसेप्टिविटी एंड रिटेंशन पावर होती है यहाँ पर। सो इन्फॉर्मेशन में बी डिलीवर्ड टू फास्ट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोसेस, है ना। तो स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी दी जाती है बच्चों को, तो बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को समझने में, और सुपरफिशियल लर्निंग को एनकरेज करती है। स्टूडेंट रिमेंबर बट मे नोट अंडरस्टैंड डीपली, वो याद तो रखते हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को लेक्चर मेथड के जरिए। सो वे टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर मेथड, तो कैसे आप एनहेंस कर सकते हैं लेक्चर मेथड्स, है ना, लेक्चर मेथड को, इफेक्टिवनेस को। तो सबसे पहले तो हर वर्ड को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो लिखा है आप एक समरी बना करके लेके आ सकते हो बच्चों को समझाने के लिए। ओके, और आई कांटेक्ट बनाए रखना और एंगेज करना बच्चों को, साथ में आप बोलो भी बच्चों को कि वो भी बोले साथ में, और लेसन प्लान बना करके आओ जहाँ पर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर आपका एक ऑब्जेक्टिव हो, एग्जाम्पल्स का यूज़ करो, कंक्लूजन का यूज़ करो, फिर उसके बाद आप उनका फीडबैक लो, तो प्रॉपर एक आप जो सिस्टमेटिक वे है पढ़ाने का, वो सारी चीज़ें आप यूज़ करके लेक्चर मेथड को और बेहतर बना सकते हो। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लेक्चर मेथड को एक इफेक्टिव मेथड बना सकते हो, और रिपीट कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन डिफरेंट वर्ड्स। ओके, सो प्रेजेंट कर सकते हो आइडियाज को ऑर्गेनाइज मैनर में, ताकि नोट टेकिंग में बहुत आसानी रहे, ताकि बच्चे नोट्स अच्छे से बना सके। ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बीच में वीडियोज दिखा सकते हो, बच्चों को ग्राफ दिखा सकते हो, और इलस्ट्रेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करके अगर पढ़ाओगे या बच्चों को लेक्चर मेथड के थ्रू भी, तो बच्चे बहुत आसानी से
से समझ पाएंगे। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को फेयरली बहुत आसानी से ले सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो, शॉर्ट ब्रेक दे सकते हो फॉर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के लिए। ओके, जहां पर आपको लगता है कि आपको बच्चों की राय लेना जरूरी है, वहां पर आप बच्चों से पूछ सकते हो, बच्चों की जो भी राय है उस चीज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। ओके, सो लीव टाइम एट द एंड फॉर क्वेश्चंस, और बाद में ये ना करें कि आपने पूरा लेक्चर, जैसे 45 मिनट्स का आपका लेक्चर है, तो उसी 45 मिनट में हमने पूरा पढ़ा दिया और फिर बेल बजी और चले गए, नहीं। आपको एक 10 मिनट्स का या फिर 15 मिनट्स का टाइम भी बीच में, सॉरी, लास्ट में देना है, जिसमें आप क्लैरिफिकेशन का टाइम दे सको, बच्चों को क्वेश्चंस पूछने का टाइम दे सको। ओके, और रिलेट कंटेंट टू द कम्युनिटी एंड वर्क प्लेस सिचुएशन टू इंक्रीज रेलिवेंस, और कंटेंट को ना उनसे ही रिलेटेड बनाओ। ओके, उनके ही वर्क प्लेस सिचुएशन से रिलेटेड बनाओ, ताकि वो एक रेलिवेंट कंटेंट बन सके, ताकि बच्चे अपने आप से कनेक्ट करके सीख सके। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आगे हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग स्किल्स। बहुत इफेक्टिव मेथड है, क्यों है वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बॉटल के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको एक बॉटल दिखाऊंगी, ये है बॉटल, ये इस कंपनी की है, कंपनी का नाम तो हट चुका है, सॉरी। तो मतलब बहुत सारी चीजें बताऊंगी। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मैं आपको जो चीज के बारे में बता रही हूँ उस चीज को आपको दिखा भी रही हूँ, शो कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रैक्टिसिंग के लिए भी कर रही हूँ, मेकिंग इट स्पेशली सुटेबल फॉर नर्सिंग, साइंस, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे हमारा जो बीएड है, एमएड है, इनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे यूजफुल आप बोल सकते हो तरीका है पढ़ाने का। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच अ टीचर शोज एंड explain a procedure, experiment, equipments or series of events in an organized manner for student to observe. ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, जहां पर टीचर दिखाती है, शो करती है और एक्सप्लेन करती है प्रोसीजर को, एक्सपेरिमेंट को, या इक्विपमेंट के जरिए, या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स के जरिए बच्चों को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टीचर है, टीचर बच्चों को जो भी केमिकल चीजें, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला बना के दिखा रही है, शो कर रही है यहाँ पर बच्चों को, ताकि बच्चे एक ऑब्जर्व कर सके कि कैसे क्या हो रहा है ना। आपने जैसे किया होगा लिटमस पेपर पे, ओके, बेसिक और एसिड, बेस और एसिड को समझने के लिए, या फिर लैब्स में आपने देखा होगा, कंप्यूटर लैब्स में आपने जब भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक तो ये है कि आप थ्योरी के जरिए पढ़ो, एक ये है कि आप कंप्यूटर पे आपको बैठा दिया जाए, टीचर आपको प्रैक्टिकल रूप में कराए। सो ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए ना, तो लेक्चर के साथ साथ लेबोरेटरी वर्क होता है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ा रही हूँ, साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा रही हूँ जिसके थ्रू कि आप क्या समझ रहे हो इसके बारे में। सो टीचर डेमोन्स्ट्रेट बाय एक्सप्लेनिंग दैट इज प्रिंसिपल, स्टेप्स एंड द पर्पस ऑफ ईच एक्शन। ओके, तो प्रिंसिपल, स्टेप्स और पर्पस, ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करती है टीचर साथ के साथ। ओके, सो सम टीचर्स अकर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन। तो क्या करते हैं कुछ टीचर्स, क्या करते हैं कि पहले ही कोई भी चार्ट दिखा देंगे, या फिर बाद में दिखाएंगे, या फिर ड्यूरिंग द लेक्चर भी दिखा सकते हैं। ओके, सो और अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स मेनली ऑब्जर्व, लिसन एंड टेक नोट्स। तो यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं जो टीचर बोल रही है, और फिर अपने नोट्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द टीचर डेमोन्स्ट्रेशन। अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बहुत अच्छे से दिखा रही है, बच्चों को भी पार्टिसिपेशन यूज करिए, तो वहां पर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर रही है तो बच्चों को सिर्फ देखना ही अलाउड होता है। ओके, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही एक साथ की जाती है। So commonly used in nursing, education and other skill based discipline में यूज होता है। So after the teaching demonstrate, स्टूडेंट परफॉर्म अ रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते, टीचर अपने थ्रू दिखा देते, तो बच्चे खुद डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, खुद देख करके सीखते हैं, मतलब खुद करके सीखते हैं उसे। फॉलोड बाय सुपरविजन प्रैक्टिस टू एंश्योर द स्किल मास्टरी, कि पहले तो टीचर ने केमिकल ये जो फॉर्मूलाज हैं ये यूज करने सिखा दिया, बच्चे खुद करके देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज पर्पस। क्या है, सो मेथड इसलिए यूज होता है जहां पर हम साइंस क्लासेस में बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सिखा सके। ओके, नर्सिंग प्रोसीजर में यूज हो सकता है, क्लासरूम और क्लिनिकल सेटिंग्स में, और जब आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। सो टीच पेशेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स हाउ टू केयर फॉर देमसेल्व्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स नीडेड टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, नर्स पेशेंट, या फिर आप बोल सकते हो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप को हेल्प करती है डेवलप करने में, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप को। सो द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो एक्टिवेट
मल्टीपल सेंसेस मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, है ना। तो ये मल्टीपल सेंसेस को एक्टिवेट करती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते भी हो, सुनते भी हो, है ना, समझते भी हो। सो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को एनहेंस करती है एंड क्लैरिफाई करती है कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कैसे कन्वर्ट होता है, ब्लू रेड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम करके सीखते हैं, देखते हैं उन्हें, तो वाई कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसमें। इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट थ्रू कंक्रीट इलस्ट्रेशन, है ना, कंक्रीट मतलब जिसको आप छू सको, उस चीज के थ्रू आपको दिखाया जाता है। हेल्प इन कोरिलेटिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस, है ना, तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को कंबाइन करके सिखाया जाता है यहाँ पर। और टीचर्स को अलाउ करते हैं यहाँ पर कि वो बच्चों को इवेलुएट कर सके, ग्रास्प ऑफ प्रोसीजर एंड आइडेंटिफाई द नीड फॉर री टीचिंग, और देख सके कि कहाँ पे दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है, वो सारी चीजें भी हमें पता चलती है एज अ टीचर। ओके, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल वैल्यूज, स्टूडेंट सी द स्किल एंड कैन प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो स्टूडेंट स्किल्स सीख सकती हैं, देख सकती हैं और प्रैक्टिस भी कर सकती हैं तभी की उसी दौरान। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो इनफेक्टिव इफ स्टूडेंट्स आर इनअटेंटिव, तो ये इनफेक्टिव है अगर स्टूडेंट इनअटेंटिव है तो। ओके, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। टीचर में वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल, सॉरी, कि जो बेफालतू की डिटेल्स है उसको दिखाना, उसको शो करना, तो वो तो गलत ही, मतलब अच्छी चीज नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट में फॉलो प्रोसीजर शीट्स मैकेनिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझाए बिना ही बच्चे वो जो शीट्स हैं या फिर जो भी चीज़ है वो फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर ये भी लिमिटेशन है। ओके, मे लिमिट डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, तो ये डिस्कशन और क्वेश्चनिंग को भी लिमिट करता है। नेक्स्ट इज द स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या आएगा, स्टूडेंट सबसे पहले टीचर क्या करता है, प्लान करता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या पढ़ाना है उसे, रिलेटेड थ्योरी को रिव्यू करता है और सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी जो इक्विपमेंट्स चाहिए आपको रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो वो सारी इकट्ठे करता है और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रिहर्स करता है कि कैसे पढ़ाना है आपको, और आउटलाइन एंड सीक्वेंस द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स होंगे, जैसे आप पहले क्या करोगे, पहले आप एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप चार्ट को या फिर जो भी फिगर्स हैं आप वो दिखाओगे, फिर बच्चों से पूछोगे कि आपको क्या दिख रहा है, तो ये सारे स्टेप्स को आप यूज करोगे। अरेंज एडिक्वेट लाइटनिंग, वेंटिलेशन और स्पेस, की सारी चीजें होनी चाहिए, और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, और रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजीज यूज करोगे। ओके, कीप हैंड आउट पिक्चर्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल रेडी। नेक्स्ट इज एंश्योर सेफली एंड कंफर्ट ऑफ मोक पेशेंट और मॉडल्स। ओके, फिर उसके बाद कि आप सेफली उसको यूज कर सको, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को आप खुद करके देख सको, तो उसके लिए भी एंश्योर कराते हैं यहाँ पर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस फेज, तो यहाँ पर आप करके देखते हो, जैसे आपने जो भी प्लानिंग करी है उस चीज को आप कर रहे हो। अब बिगिन विद क्लियर कम्युनिकेशन एंड गुड रैपो। ओके, सो की पार्टिकल अरेंज इन ऑर्डर एंड इजिली एक्सेसिबल, तो जो भी चीज, जिस भी चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो वो सारी चीजें ऑर्डर वाइज रखी होनी चाहिए, ताकि इजीली आप उनको यूज कर सको और बच्चों को भी हेल्प कर सको यूज करने में। डेमोन्स्ट्रेशन को सिंपल और फोकस्ड रखो, और इंश्योर करो कि हर बच्चा देख पा रहा हो उसे और क्लियरली सुन पा रहा हो आपकी आवाज को। ओके, क्वेश्चंस पूछो ताकि आप उनकी समझ को भी साथ में देख सको कि क्या वो समझ रहे हैं, फिर ऐसे ही हाँ भर रहे हैं। ओके, पेज द स्टेप्स एंड एक्सप्लेनेशन अप्रोप्रिएटली, कि जो स्टेप्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो अप्रोप्रिएटली एक सही तरीके से आप बच्चों को दोगे। समराइज करोगे की पॉइंट्स को एट द एंड, है ना, ड्यूरिंग एंड एट द एंड, कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो तब भी आपको समराइज करना है और लास्ट में भी कि आज हमने क्या क्या चीजें करी हैं। सो डेमोन्स्ट्रेशन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीजर, डेमोन्स्ट्रेट करो जो टर्मिनेशन मतलब कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें आप दिखाओगे, शो करोगे, और फिर इमीडिएट प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे। आफ्टर दैट एनकरेज करोगे बच्चों को कि ऑब्जर्व, एक्यूरेसी, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों को वो यूज़ कर सके और देख सकें कि क्या रीज़न हो सकता है कोई भी चीज़ का होने के, मतलब जो भी चीज़ हो रही है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए, तो वो क्यों हो रही है, बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। ओके, स्टेप्स के इसमें अगर हम थर्ड स्टेप पे आए तो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन करी जाती है। इवैल्यूएशन में बी डन थ्रू क्लास डिस्कशन, रिटन और ओरल टेस्ट, और फिर रिटन डेमोन्स्ट्रेशन बाय स्टूडेंट, कि बच्चे खुद लिखें कि जो उन्होंने जो देखा है। ओके, रिटन और ओरल टेस्ट के जरिए और क्लास डिस्कशन के थ्रू आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। लास्ट वन इज द की पॉइंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो जो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के की पॉइंट्स रहे हैं, जैसे कैसे प्लान करा, कैसे आपने समझाया, कैसे आपने दिखाया उस चीज को, है ना, प्रैक्टिस कैसे कराई बच्चों को, फिर प्रोसीजर जो टर्मिनेट करा था आपने वो कैसे किया, कैसे सारी
सारी चीज़ों को संभाल के रखा, रिकॉर्ड करा और फिर फीडबैक लिया आपने, है ना? कि देखा कि कैसे मैंने जो चीज़ें प्लान करी थी वो रियल में हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। ओके, तो ये की पॉइंट्स थे इसके। सो कंपोनेंट की बात करें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, तो टीचर की बात करें, टीचर क्या करता है? प्लान, परफॉर्म, दैट इज द टीचर क्या करेगा? प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा, इवेलुएट करेगा, कैन बी द डेमोन्स्ट्रेटर हरसेल्फ और कैन हेल्प, है ना? कि खुद डेमोन्स्ट्रेटर भी हो सकता है और बच्चों को हेल्प भी कर सकता है। ओके, लर्नर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, नकल करेंगे, मतलब जो टीचर कर रहे हैं उस चीज को दोहराएंगे, समझेंगे और खुद करके देखेंगे, है ना? अप्लाई करेंगे लेटर लेबोरेटरी में, क्लासरूम में, या फिर जहाँ पर भी वो उसे अप्लाई करके देख सके। लेसन की बात करें तो एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर, एक्टिविटी, स्किल्स, प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे लेसन में कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे और प्रोसीजर कैसे यूज़ करोगे, एक्टिविटी, स्किल्स, प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें लेसन्स में आ जाएंगी ना, क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इक्विपमेंट और मटेरियल की बात करें तो फॉर एक्सप्लेनेशन ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, फिल्म स्ट्रिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो कैसेट्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट, चार्ट्स, ग्राफ और फिल्म्स, इक्विपमेंट, स्मोक सेटअप, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द टीम टीचिंग। ओके, सो टीम टीचिंग के बारे में देखते हैं। सो टीम टीचिंग जैसा वर्ड ही डिपिक्ट कर रहा है, टीम मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। ओके, और टीचिंग मतलब पढ़ाना। सो एक मॉडर्न और कोलैबोरेटिव तरीका है पढ़ाने का, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक तरह से टीचिंग स्ट्रेटेजी जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टीचर दोनों मिलकर के दो या दो से ज़्यादा टीचर मिलकर के पढ़ाते हैं, प्लान करते हैं, डिलीवर करते हैं लेक्चर को, और फिर इवेलुएट करते हैं इंस्ट्रक्शन को कि कैसा उन्होंने पढ़ाया है ना, टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स पे। So instead of one teacher handling everything, multiple teachers share responsibilities, कि सिर्फ एक ही टीचर नहीं पढ़ाएगा, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे एक ही क्लासरूम में, एक ही पीरियड में। ओके, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो इट इज़ वाइडली यूज इन हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी क्लासरूम में बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीका है ये, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में। काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल तरीका है, जहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होंगी वो आपको उसके बारे में बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ, क्या रीजन है ना, क्या होता है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट के लोग चाहिए, डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग चाहिए, डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले टीचर्स चाहिए। तो उस चीज में आप टीम टीचिंग का यूज कर सकते हो। सो टीम टीचिंग का मतलब क्या है? मेथड वेयर अ ग्रुप ऑफ टीचर मतलब दो या दो से ज्यादा टीचर होंगे, प्लान करते हैं लेसन, शेयर इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कौन क्या बताएगा, कैसे बताएगा, वो सारी चीजें शेयर करते हैं और एक साथ पढ़ाते हैं या फिर कोऑर्डिनेटेड टर्म्स में, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया फिर दूसरा दूसरा टीचर समझाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स को जॉइंटली ही इवेलुएट करते हैं, मिल करके ही उनका मूल्यांकन करते हैं। सो टीचर वर्क एज अ टीम, टीचर यहाँ पर एक टीम की तरह काम करता है, ताकि एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनका कॉमन होता है वो अचीव हो सके और स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है डिफरेंट या फिर कंबाइंड एक्सपर्टीज से, है ना? अब हर टीचर जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश में ही सारे इंग्लिश के ही टीचर होंगे, नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट एक्सपर्टीज के, डिफरेंट डिसिप्लिन के टीचर्स आपको मिलेंगे। तो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स होंगी यहाँ पर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे डिफरेंट टीचर्स के, तो स्टूडेंट वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है ना, टीम टीचिंग के जरिए। सो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग प्रोसेस में, जॉइंट प्लानिंग असेंशियल है ना, टीचर लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं एक साथ मिल करके। सो यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शन की, कि जो टीचर्स होते हैं वो मिलकर के पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैनेज करते हैं और फिर इवैल्यूएशन भी उन सबके ही जिम्मे होता है। सो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स होता है, बेसिकली लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स और रोटेटिंग ग्रुप्स ऐसे बना लिए जाते हैं। वो आपके मर्जी से, मतलब एज अ टीचर जो जैसा चाहेगा उस तरह से। ओके, सो टीचर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ, दो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, वन एक्सेल्स इन थ्योरी एंड अदर इन एग्जाम्पल्स। ओके, कि कुछ जो टीचर हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा बताते हैं, कुछ एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं चीज़ों को, या फिर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के जरिए पढ़ाते हैं। तो अलग अलग जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर ऐसे देखे होंगे जहाँ पर आपको एक ही लेक्चर में डिफरेंट टीचर्स आकर के पढ़ाते हैं और ये भी बोलते हैं साथ में कि उन टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, अब मेरी बारी है, अब आगे सुनो इसके बारे में। ओके, सो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन
होता है बच्चों का, और फीडबैक भी मिलता है लर्नर से भी, है ना, ऑफ बोथ लर्नर प्रोग्रेस एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस। हमें ये भी जानने को मिलता है कि हमने पढ़ाया कैसा है, साथ ही साथ बच्चों की प्रोग्रेस से हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और बच्चों को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, कंपैरेटिव होती है, हायरार्किकल नहीं होती है। आप ये नहीं बोलते हो कि ये बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो, बच्चे भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस टीचर ने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग की बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव होती है इंस्ट्रक्शन की, कि जैसे आप पढ़ाओगे उन सब चीज़ों से, जब डिफरेंट एक्सपर्टीज मिलकर के पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट को, तो उससे बच्चों की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और स्ट्रेंथ यूटिलाइज करेंगे जो एक्सपर्टीज होंगे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट तरीका होगा पढ़ाने का, तो जिससे बच्चे डिफरेंट तरीके से सुनकर पढ़ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर जो टीचर्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो उनका ध्यान सभी बच्चों पर होगा। ओके, और लार्ज क्लासरूम को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर 2 या 2 से ज़्यादा टीचर क्लासरूम में हैं तो। कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है अमंग टीचर्स के साथ मिलकर के पढ़ाएंगे, तो कोलैबोरेट होकर के पढ़ाएंगे और एक दूसरे की एक्टिविटीज पे नजर रखेंगे। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट को इंटीग्रेट करके, मतलब साथ मिला करके पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। सो टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ टीम टीचिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल टीम टीचिंग, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा टीचर एक साथ पढ़ाते थे, सो इसमें टीचर क्या करता है, शेयर द एंटायर क्लास एट द सेम टाइम, को टीचिंग कराई जाती है, कि एक ही क्लास में जाकर के 2 या 2 से ज़्यादा टीचर सेम टाइम में पढ़ाते हैं, जिसको को टीचिंग भी बोला जाता है। ओके, सिक्वेंशियल और रोटेटिंग टीचिंग, जिसमें टीचर टीचेस अ क्लास वन आफ्टर अनदर बेस्ड ऑन दिस स्पेशलाइजेशन, कि पहले एक ने पढ़ा दिया, फिर दूसरे की स्पेशलाइजेशन आई तो दूसरे ने पढ़ा दिया, तो ईच टीचर टीचेस द क्लास वन, है ना, आफ्टर अनदर, पहले एक को फिर दूसरे को, तो रोटेट होती रहती है सीक्वेंस वे में, अपने सीक्वेंस, दैट इज द सीक्वेंस स्पेशलाइजेशन के बेस्ड पे। ओके, सो पैरेलल टीचिंग की बात करें तो क्लासेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप, की क्लासेस को स्मॉलर ग्रुप्स में, जैसे कि 10 बच्चे ये हो गए, 10 बच्चे ये हो गए, 10 बच्चे ये हो गए, तो हर टीचर, जो एक टीचर है वो इस ग्रुप को पढ़ाएगा, फिर दूसरा टीचर दूसरे ग्रुप को, तीसरा तीसरे को, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे ईच टीचर टीचेज अ ग्रुप साइमल्टेनियसली। ओके, सो स्टेशन टीचिंग क्या होता है, स्टूडेंट रोटेट थ्रू लर्निंग स्टेशन, टीचर्स आर पोजिशन एट डिफरेंट स्टेशन, तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर पढ़ना होता है बच्चों को। ओके, सो स्टूडेंट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं थ्रू लर्निंग स्टेशन, सो टीचर्स आर पोजिशन एट डिफरेंट स्टेशन, कि एक एक जगह पे है, दूसरा दूसरी जगह पे, तीसरा तीसरी जगह पे, एक ही चीज़ों को पढ़ाएगा, अलग अलग जगह पर जाकर बच्चे अलग अलग जगह पर जाकर सीखेंगे। ऑल्टरनेटिव टीचिंग क्या होती है, वन टीचर हैंडल द मेन ग्रुप, की एक टीचर जो है वो मेन ग्रुप को हैंडल करेगा, और जो दूसरे टीचर होंगे वो स्मॉल ग्रुप के साथ काम करेंगे मिलकर के, नीडिंग सपोर्ट और एनरिचमेंट, जिनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। सप्लीमेंटल टीम टीचिंग, जिसमें वन टीचर टीचेस द मेन लेसन, कि एक जो टीचर है वो मेन लेसन को पढ़ाएगा, एंड द अदर एड एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन एंड री, और जो दूसरा है वो क्या करेगा, एग्जाम्पल्स ऐड करेगा, इलस्ट्रेशंस और री, तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट तरीके से टीम टीचिंग कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंट वेज है या फिर डिफरेंट टाइप्स है, पैटर्न्स है टीम टीचिंग कराने के। स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग क्या, डिफरेंट टीचर्स मिल करके प्लान करेंगे, एक सेम उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, लेसन प्लान बनाएंगे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, मटेरियल्स और असेसमेंट टूल्स बनाएंगे, और फिर रोल्स डिसाइड करेंगे, टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करेंगे। ओके, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, तो अब जो भी उन्होंने लेसन प्लान बनाया है, मटेरियल्स उन्होंने देख लिया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो क्लासरूम में आगे पहले क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्रुप्स में या फिर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे कराने हैं वो सारी चीज़ें एक जगह पे रखेंगे। ओके, और अप्रोप्रिएट टीचिंग एड को सेलेक्ट करेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत है, और डिटरमाइन हाउ टीचर विल कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर ने वाटर पोल्यूशन के बारे में बता दिया, दूसरा फिर एग्जाम्पल बता देगा उसके बारे में, थर्ड वन आपसे पूछ लेगा कि आपने क्या समझा है। ओके, सो एक्चुअल टीचिंग होगी यहाँ पर, किसमें, एक्चुअल टीचिंग में यहाँ पर क्या होगा कि टीचर इधर को टीच और टेक टर्न टीचिंग, है ना, या तो को टीच मतलब एक साथ पढ़ाएंगे, या फिर एक की बारी आने के बाद दूसरा पढ़ाएगा, फिर तीसरा पढ़ाएगा, ऐसे।
ओके। सपोर्ट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे उनकी टीचिंग को, जैसा पहले ने पढ़ाया उसी चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे। ओके। और ऑब्जर्व करेंगे एक दूसरे को भी टीचर, यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ करके, डिस्कशंस करके, डेमोन्स्ट्रेशन, तो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके आप पढ़ा सकते हो, है ना, एक क्लासरूम में। सो इवैल्यूएशन होगा तो टीचर सब लोग मिल करके बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा है हमारे पढ़ाने से। रिव्यू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन एंड चैलेंजेस, और साथ ही साथ यहाँ पे फीडबैक भी मिलेगा एक दूसरे को भी, है ना, एक दूसरा टीचर जो टीचर्स हैं वो मिल करके भी एक दूसरे का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। सो मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन नीड्स, है ना, जो जो भी उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर लेंगे। ओके। सो एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर रिच और मोर डाइवर्स टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं। स्पेशलाइज नॉलेज होती है हर टीचर को अपने एरिया में, और टीचिंग क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कोलैबोरेशन के जरिए, है ना। सब जब साथ मिलकर के सभी टीचर्स पढ़ाएंगे, साथ मिलकर के पढ़ाएंगे, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो सब मिलकर के एक ही ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, है ना, कोलैबोरेट करके। सो इससे टीचर का जो वर्कलोड है या फिर स्ट्रेस है वो भी कम होगा। अब उनको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही टीचर के जिम्मे नहीं होगा, डिफरेंट टीचर्स उसको पढ़ाएंगे। ओके। तो लार्ज क्लासेस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो टीम टीचिंग के जरिए, क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा टीचर होंगे और बच्चे ज़्यादा हैं आपकी क्लास में, तो आप आसानी से संभाल सकते हो सब बच्चों को। ओके। इनोवेशन को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है टीचिंग में, और सपोर्ट करता है स्लो लर्नर्स को थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। ओके। कि जो स्लो लर्नर्स हैं उस पर ध्यान दिया जाता है बाय अनदर टीचर, है ना, एक पढ़ा रहा है, एक देख रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। सो रीइंफोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ओके। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को रीइंफोर्स बढ़ावा देता है, और आप खुद की एक्टिविटीज पर भी ध्यान देते हो, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो लिमिटेशंस की बात करें तो रिक्वायर हाई हाई कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन होता है, हाई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये एक तरह से लिमिटेशन बन जाती है कि ज़रूरी नहीं कि हर टीचर एक दूसरे की बात मानेगा, तो उनमें एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं देखने को मिलता। ओके। टाइम कंज्यूमिंग प्लानिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर सब मिल करके, फिर कोई बोलेगा मुझे तो नहीं, मुझे तो ये करना है, दूसरा बोलेगा ये करना है, तो एक लड़ाई सी, और जो आप बोल सकते हो कि मतभेद होते हैं। ओके। तो कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटी और टीचिंग स्टाइल के ज़रिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक टाइम टेबल, स्पेस या रिसोर्सेज की, जो कि टीचर को नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। और स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकता है अगर क्या टीचर्स वेल सिंक्रोनाइज तरीके से फिर प्रॉपर प्लानिंग के जरिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में। ओके। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, वो सारी चीज़ें। और हर इंस्टीट्यूशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। जहाँ पर टीचर की शॉर्टेज है वहाँ पर तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है टीम टीचिंग। ओके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में, जहाँ पर आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के टीचर्स चाहिए, है ना, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के टीचर चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए टीम टीचिंग ज़्यादा ज़रूरत है। लार्ज क्लासरूम्स हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करानी है, तो वहाँ पर हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और कोलैबोरेटिव कल्चर अमंग टीचर्स के लिए भी। ओके। जो कोलैबोरेटिव कल्चर है बेसिकली जहाँ पर मिल करके पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को एनकरेज करता है, उस चीज़ को बढ़ावा देता है, साथ मिल करके टीचर्स पढ़ाएंगे, है ना। और सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम्स बाय प्रोवाइडिंग मोर हैंड्स एंड एक्सपर्टीज। ओके। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम क्यों बनेगा, क्योंकि आपको डिफरेंट तरह के टीचर्स दिखेंगे और एक्सपर्टीज दिखेंगे, जिसकी मदद से जो डिफरेंट पेस के बच्चे हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के बच्चे हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लर्नर्स आते हैं, उन सब की नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा। सो स्टूडेंट बेसिकली ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज की क्लास में हमने पढ़ा स्टिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, है ना। तो इतनी सारी स्ट्रेटजीज पढ़ी जो कि आपके चैप्टर में या फिर आपके बीएड कोर्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जब आप टीचर बनेंगे तो आपको ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो आनी चाहिए, नॉट इन दैट वे कि आपको एग्ज़ाम देना है, इस वे में ही नहीं, बल्कि आप उसको रियल लाइफ में भी यूज़ कर पाओ। आप क्लासरूम में जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाओ, जैसे सिमुलेशन को दिखा करके, सिमुलेशन के जरिए आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर लेकर आ गए। सो स्टूडेंट ये थी वीडियो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।